राधे राधे। एक कवि हुए जिनका नाम है श्रीधर पाठक। उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है कश्मीर सुषमा। उसमें उन्होंने लिखा, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप सवारती। वृंदावन धाम की एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे हैं, बहुत ही सुंदर से स्थान पे हैं। जब आप पूज्य देवरा बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे तो यमुना जी के इसी पार आपको अपनी गाड़ी, आपको अपना रिक्शा खड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद बोट से आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। हर 12 वर्ष में श्री वृंदावन धाम में होने वाले कुंभ में, जो कि यमुना जी के बिल्कुल पुलिन पे होता है, उसमें इस जगह को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। और अभी मैं जो कविता पढ़ रहा था वो प्रकृति की सुंदरता को लेकर के है पूरी की पूरी। और आज काफ़ी समय हो गया है जब इस जगह को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे यहाँ पे पंछी, विशेष रूप से जो कौवे हमें आजकल नहीं दिखते, वो कौवे भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से सुनाई पड़ रही है। सबसे पहले हम सुनते थे जब हम छोटे थे कि देखो पहले गिद्ध दिखते हैं, फिर वो गिद्ध गायब होने लगे, फिर कौवे खूब दिखते थे प्रचुर मात्रा में गांव वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे कौवे भी गायब होने लगे। क्या कारण था? तो इस पर विशेष प्रकार की जब शोध हुई है, विशेष प्रकार की स्टडीज़ हुई, तो पता चला कि जो कैटल्स हैं, कैटल्स मतलब जो हमारे पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं दूध देने के लिए, तो उनको कई बार दूध नहीं आता था, कुछ दर्द वगैरह की समस्या होती थी, तो वेटनरी के जो डॉक्टर होते थे उनको एक इंजेक्शन लगाते थे जो कि डाइक्लोफेनिक होता है। एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जिसको NSAID के नाम से जाना जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पूरा इसका नाम है। मतलब जो किसी के दर्द का हरण करती हैं, दर्द को कम करती हैं, उन दवाइयों को हम NSAID के नाम से जानते हैं। तो उसी के अंदर कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि विशेष रूप से जो पंछी होते हैं, अगर किसी जानवर पर उसका प्रयोग किया गया अधिक मात्रा में या प्रयोग किया गया है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर उनके मांस को उन चिड़ियों ने, उन पंछियों ने खाया, तो उन चिड़ियों की, पंछियों की क्या हो सकता है कि मृत्यु हो सकती है। तो इसमें अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो एक सबसे मेन दवाई है डाइक्लोफेनिक, और उसके बाद में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एसिक्लोफेनिक, और एक पूरी की पूरी सीरीज़ है। अभी तक जो शोध हुआ है उससे ज्ञात होता है कि ऐसी 11 तरीके की दवाइयाँ हैं। विशेष रूप से 2006 में इंडिया में जब इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा बात होने लगी, पर्यावरणविद ज़्यादा इस मुद्दे को उठाने लगे, जब गिद्धों की संख्या अचानक लुप्त हो गई, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाइक्लोफेनिक को बैन किया। और जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, इंजेक्शन जो डाइक्लोफेनिक का आता है, उसके लिए जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको बोला गया कि आप इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि इससे जो है वो पशुओं की मृत्यु हो रही है। तब से लेकर अभी तक एक लंबा समय गुजर गया है, लेकिन अभी हाल ही में मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि बैन होने के बाद भी बहुत धड़ल्ले के साथ में जो वेटनरी से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे इस दवाई का यूज़ हो रहा है। इसलिए भारत में ये जो विशेष रूप से कौवे हैं, गिद्ध हैं, उनकी संख्या में कोई विशेष प्रकार की बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। मैं आपको इस चीज़ से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के हम अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। इसके पीछे का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो पंछी हैं, पशु हैं, वो अपने वातावरण में स्वच्छंद तरीके से घूमते रहते हैं। श्री वृंदावन धाम में ऐसी कई सारी जगह हैं। जब आप श्री वृंदावन धाम आते हैं तो ऐसी जगहों के आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर्स, वैसे मेरी वीडियो के इतने ज़्यादा व्यूज़ तो होते नहीं, तो जितने भी लोग देखते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग पशुओं को रखते हैं या कुछ लोग डॉक्टर हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेटनरी के डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, तो कृपया आप जो दवाइयाँ NSAID के अंदर आती हैं और इन पंछियों को या दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान कर रही हैं, उसको लेकर के कुछ वैकल्पिक दवाइयों का प्रयोग करें। जो लोग मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार की, जब पशुओं को समस्या होती है, दुकान पे जाके डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन लाते हैं और लाके उनको लगा देते हैं। मैंने खुद बहुत बार बहुत लोगों को देखा है, जब हम दूध लेने के लिए जाते थे तो पशु को कोई प्रॉब्लम हुई, गए, सस्ती सी शीशी आती थी, इंजेक्शन रखा है, उसी इंजेक्शन को लगा दिया, उनको दूध मिल गया। दूध जो पी रहा है उसके स्वास्थ्य पे क्या असर होगा उनको नहीं पता,
क्योंकि उनके पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई दूसरा विकल्प यूज़ कर सकें। तो शायद ऐसा कुछ सस्ता विकल्प जल्दी से आए जो कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उससे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वृंदावन ना बहुत सुंदर सी जगह है। जब बहुत सारे पत्रकार, मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा कि कुछ पत्रकार हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इज़राइल को लेकर के बहुत स्पेशल तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, या इंडिया में लेकर के जो हिंदूज़ होते हैं, सनातनी होते हैं, उनको बहुत बार वो टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। और वो इस चीज़ को नहीं समझते कि जो सनातन धर्म है उसने कितनी सुंदरता के साथ प्रकृति को, जीव जंतुओं को हमारे जीवन के साथ जोड़ रखा है। हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो कई बार वो जब न्यूज़ प्रिपेयर करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उनकी जो टीम होती है वो पहले से कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। जो लोग पहले आपको ये बताते थे कि एक एजेंडा फ़िक्स किया जाता है, किसी पार्टी के लिए बोलते थे कि वो एक एजेंडा फ़िक्स करती है और उसके तहत पूरा का पूरा डिस्कोर्स करती है, डिस्कशन करती है। आज वो लोग खुद से एक एजेंडा फ़िक्स कर रहे हैं और उसको लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसको जा कर के लोगों को दिखा दे रहे हैं कि देखो ये स्टैटिक्स हैं। कोई भी डेटा पूरी तरीके से दिखाते नहीं, डेटा के बीच बीच का पार्ट जो उनके काम का होता है निकाल लेते हैं और लोगों को शो करते हैं। हम लोगों को भी बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से उनकी बातों को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको एनालाइज़ करें। क्या रियल में जो दूसरों को बोल रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है या फिर ऐसा है, क्या लिटरली ऐसा है? देखो, न्यूज़ की अपनी एक सीमाएं होती हैं। वहाँ की जो ऑडियंस है उसे थोड़ा शोर शराबा चाहिए, थोड़ा फैक्ट्स कम चाहिए, नॉलेज थोड़ा सा कम चाहिए। लेकिन जब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब एक खुला मंच है जहाँ पर लोग अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़ोरदार तरीके से रख सकते हैं। तो जब कभी हम ऐसे बहुत फेमस, सो कॉल्ड बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत इंटेलिजेंट लोगों के कंटेंट को देखें तो हम उसको भी क्रॉस वेरीफाई करें कि किस तरीके से। मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमारे यहाँ जाति प्रथा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बुराइयों की तरह ही हैं और उनको हम अच्छा कभी भी किसी दृष्टि से नहीं कह सकते। जो कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया गया, उसको लेकर के जो चीज़ें हुई, उसके मैं बहुत जड़ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो कमियां हैं, उसको हर कोई स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं हम ये कह सकते कि हम में सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं जिन पे लोग बात नहीं करते। यहाँ पे इस पुलिन में, इस जगह पे बहुत सारे संत बाबा जी लोग ऐसे हैं जो कि पंछियों को, जो चिड़िया होती हैं उनको दाना डालते हैं। बहुत सारे पंछी यहाँ पर आते हैं, वो दाना पाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे उनकी आवाज़, उनका कलरव। तो बस मेरा आपसे आग्रह यही है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं अपना पूरा प्रयास करिए कि हम किस तरीके से प्रकृति की सुंदरता में, उसको अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरीके की मेरी ये पहली वीडियो है। मुझे पता है कंटेंट काफ़ी कम है, फैक्ट काफ़ी कम है, और फिर भी मैंने कोशिश की कि जो भी मेरा नॉलेज था, जो भी अभी थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके अनुसार मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो सनातन धर्म ने हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, और जब कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपको टारगेट करे तो आप ज़रूर उसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिए। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलेंगे जल्दी।